नमस्कार विद्यार्थी मित्र, कैसे हैं आप? मजे में है ना? आज हम कक्षा 8 की इकाई 7 और ये इकाई ऐसी है, आपने आज तक जो भी इकाइयाँ पढ़ी है, जैसे कि कहानी है, एकांकी है, काव्य है, उससे थोड़ी भिन्न है। और इस इकाई का नाम ही ऐसा है, सोच अपनी अपनी। यानी कि इस इकाई को देखकर आपको लगेगा कि हमें इसमें क्या पढ़ना है। तो इस इकाई के बारे में आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, कुछ सीखने वाले हैं। तो हो जाइए तैयार, अपनी किताब निकालिए और उसमें निकालिए इकाई 7, सोच अपनी अपनी। विद्यार्थी मित्रों, इस इकाई में हमें क्या सीखना है ये पहले जान लेते हैं। तो जरा देखिए, तो इसमें हमें कुछ चित्र दिए गए हैं और इन चित्रों का हमें अवलोकन करना है। यानी कि चित्र का अवलोकन करना है और उसके बाद चित्र का वर्णन भी करना है। और वर्णन करने के बाद किसी भी विषय पर कारण सहित अपने विचार की प्रस्तुति करनी है। यानी कि जो 2 चित्र दिए गए हैं, यही हमारे लिए इस इकाई की मुख्य कथा वस्तु है। और उन चित्रों का वर्णन करके ही हमें कुछ नई बातें यहाँ पर सीखनी है कि किस प्रकार से हमें कारण सहित अपने विचारों को प्रस्तुत करना चाहिए और जो भी हम अभिव्यक्ति करें वो किस प्रकार से होनी चाहिए। साथ ही साथ इस इकाई में ऐसी कुछ और बातें भी हमें दी गई है कि जिनके जरिए हम वाद विवाद, यानी कि जिसके लिए अंग्रेजी में एक शब्द प्रयुक्त होता है डिबेट, यानी कि यहाँ अपेक्षा ऐसी है कि शिक्षक छात्रों को 2 युद्ध में विभाजित करे और उसके बाद दोनों युद्ध के बीच ऐसे मुद्दों पर परस्पर वाद विवाद हो। एक जुट अपने विचार प्रस्तुत करे और दूसरा जुट अपने विचार प्रस्तुत करे। तो शुरुआत हम पहले चित्र से करते हैं और पहला जो चित्र है आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो ये गांव का चित्र आपको दिखाई देता है। इसका वर्णन किस प्रकार से हो सकता है उसके बारे में हमें यहाँ पर उषा बहन बताएंगी। नमस्कार बाल दोस्तों, हितेश भाई का धन्यवाद करती हूँ। सोच अपनी अपनी इकाई में हम यहाँ चित्र देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं चित्र में कि ये एक गांव का दृश्य है। यहाँ पर कुछ कच्चे मकान दिखाई रहे हैं। यहाँ एक तालाब भी है और एक बच्चा तालाब में नहा रहा है और कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा है। आप देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर पेड़ हैं, बादल हैं, पर्वत हैं और वहाँ पर बैलगाड़ी भी है। एक स्त्री पानी भर के जा भी रही है। चित्र देखकर आप समझ जाएंगे कि ये गांव का दृश्य है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर आपने पहला जो चित्र हमें दिया गया था उस चित्र का वर्णन हम किस प्रकार से कर सकते हैं उसके बारे में कुछ जानकारी उषा बहन से प्राप्त की। आइए अब इसी प्रकार से हमें एक और चित्र भी दिया गया है और इस चित्र का वर्णन हम किस प्रकार से कर सकते हैं यह हमें सुमन बहन बताने वाली है। तो उनसे विनती करते हैं कि इस चित्र का वर्णन करके हमें ये बताएंगी। नमस्ते विद्यार्थियों, हितेश भाई का धन्यवाद। यह जो चित्र अभी आपने देखा जो शहर के वातावरण को दर्शाता है, आप सभी चित्र देखिए और इसका वर्णन ध्यान से सुनिए। बच्चों, इस चित्र में आप बड़ी बड़ी इमारतें, पक्के घर और पक्की सड़क देख सकते हैं। सड़क पर 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया वाहन आपको दिखाई देंगे। एक पुरुष और स्त्री अपने कार्यस्थल पर जाने के लिए किसी यातायात के साधन का इंतज़ार करते हुए भी आपको दिखाई देंगे। शहर का चित्र है, परंतु आपको यहाँ वृक्ष भी हरियाली के लिए दिखाई देंगे। तो शहर के चित्र में सभी चीज़ें सुनियोजित ढंग से आपको दिखाई पड़ती हैं, जो
सुविधाओं से लैस हैं। तो इस तरह से हम यह समझ सकते हैं कि यह एक सुनियोजित विकसित शहर का चित्र है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर आपने शहर का जो चित्र हमें दिया गया है उसका वर्णन भी हम किस प्रकार से कर सकते हैं उसके बारे में जाना। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक प्रश्न हमें पूछा गया है दोनों चित्रों को साथ में दिखाकर कि गांव और नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें क्या रुचिकर लगता है। और अगर आप कहते हैं कि भाई मुझे गांव पसंद है या कोई ऐसा कहता है कि मुझे शहर पसंद है, तो इसका उत्तर भी आपको देना है कि क्यों आपको पसंद है, यानी कि गांव का जीवन आपको क्यों रुचिकर लगता है या नगर का जीवन आपको क्यों रुचिकर लगता है। तो आइए, अब इन्होंने हमें गांव और शहर के चित्र का वर्णन तो करके दिखाया, लेकिन अब उनसे ही इस प्रश्न का उत्तर हम प्राप्त करते हैं, है ना। तो आपको यह देखना है कि ये भी किस प्रकार से यहां चर्चा में जुड़ते हैं और कैसे कैसे उत्तर हमें यहां पर इस प्रश्न के बारे में देते हैं। प्रश्न एक बार फिर से आप जरा देख लीजिए। गांव और नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें क्या रुचिकर लगता है। हम शुरुआत उषा बहन से करते हैं। तो बताइए उषा बहन, आपको गांव रुचिकर लगता है क्या? हाँ, गांव की बात आते ही यदि आप सोचे कि गांव में क्या अच्छा है, तो मुझे गांव में ये अच्छा लगता है कि सुबह उठते ही चिड़ियों की चहचहाट, कोयल की मधुर आवाज आपको सुनने को मिलती है, कुहू कुहू, इतनी मधुर आवाज सुनने को मिलती है। मंदिर में आरती के वक्त घंटियों की आवाज, किसान अपने बैलों के साथ यदि वह खेत में जा रहे हैं तो उनकी बैल के गले में लगी घंटियों की आवाज बहुत ही मधुर लगती है। और यहाँ पर शांतिपूर्ण वातावरण मिलता है। प्रकृति के साथ गांव का एक अद्भुत मेलजोल होता है। तो मेरा यह मानना है कि यदि आप गांव में रहते हो तो आपको अच्छी सी हवा मिलेगी, शुद्ध हवा मिलेगी। आप देखेंगे कि स्वास्थ्य की ज्यादातर बीमारियां भी शहर में ही आपको मिलेगी। और साथ में आप देखें कि गांव के लोग शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं क्योंकि वो बहुत चलते हैं, उनकी जो शारीरिक क्रियाएं हैं वो ज़्यादा होती है। और एक बात कहूँगी कि आपको ताज़े फल, ताज़ी सब्जियाँ कहाँ पर मिलेगी? गांव में। हाँ, शहर में भी मिल जाता है ये सब, लेकिन ये सब किसान उगाता है और किसान गांव में रहता है, और इसी वजह से मुझे गांव अधिक प्रिय है। बहुत अच्छा। तो यहाँ पर आपने देखा कि उषा बहन को गांव क्यों पसंद है, उसके बारे में उन्होंने बताया। अब सुमन बहन से जानते हैं कि क्या उनको शहर पसंद है, और अगर पसंद है तो क्यों पसंद है, आप बताइए जरा। जी हितेश भाई, हाँ, मैं कहूँगी कि शहर का जो वातावरण है वह आपको सुविधाएं ज़्यादा देता है। हाँ, ठीक है। जहाँ हम गांव में कई बार एक स्थान से दूसरे स्थान तक सही समय पर जा नहीं पाते, वह जो अभाव है वह शहर में पूरा हो जाता है। पक्के मकान हैं जिसकी वजह से वर्षा ऋतु में पानी नहीं टपकता, तो आपकी चीज़ें भी सुरक्षित रहती हैं। बड़े बड़े स्कूल पाए जाते हैं जहाँ विद्यार्थी अपनी शिक्षा पूर्ण कर सकते हैं, तथा यातायात के नए साधन, चिकित्सा के नए साधन और आपके कार्यस्थल पर सही समय पर पहुंचने के लिए बहुत सारे यातायात के साधन प्राप्त होते हैं। इसीलिए मैं समझती हूँ शहर का वातावरण ज़्यादा अनुकूल है। शहर मुझे पसंद है, पर इसका बिल्कुल भी यह तात्पर्य नहीं है कि मुझे गांव पसंद नहीं है। पर दोनों की तुलना में मैं शहर में रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि मेरा जो कार्य है वह जो मुझे आजीविका चलाने में मदद करता है, उसका जो संपूर्ण परिस्थितियाँ, जो अनुकूलता मुझे मिलती है वह शहर में मिलती है। इसीलिए, और मैंने तो यह भी देखा है हितेश भाई, लोग गाँवों में यदि समृद्ध नहीं है, उनके पास यदि ज़मीन नहीं है, तो वे लोग अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए या अपनी कला के उपयोग के लिए शहरों में आते हैं और वहाँ भी अपनी आजीविका चलाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आजीविका के लिए शहर अनुकूल है। मैं कहूँगी गांव में जो किसान है हितेश भाई, हाँ, और पूरे सम्मान के साथ मैं उषा जी से भी कहना चाहूँगी, किसान जो भी उगाता है उसको वह शहर में बेचकर धन कमाता है, जिससे उसका परिवार चलता है। बड़े बड़े कारखाने जब दूध खरीदते हैं तो किसान को उसके लिए धनराशि प्राप्त होती है।
खेती करने के लिए भी नए नए औजार अगर लाने पड़ते हैं, उसके लिए धनराशि की ज़रूरत पड़ती है। बड़ी बड़े जो कारखाने हैं जहाँ ये औजार बनाए जाते हैं, चाहे वो हम ट्रैक्टर की ही बात ले लें या अच्छे बीज ले लें, उसके लिए किसान को शहर आना पड़ता है। ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें एक दूसरे पर निर्भर है। जो व्यक्ति अपनी आजीविका के लिए किसी स्थल पर रह रहा है, वहाँ उसको अपने स्वास्थ्य का ध्यान खुद ही उस हिसाब से रखना पड़ता है। यदि मुझे गांव में रहने का मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर रहूँगी। गांव में रहकर भी हम अपनी आजीविका चला सकेंगे और जिस तरह की परिस्थिति होगी उसमें ढलने का पूरा प्रयास करेंगे। ओके विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने यह समझने का प्रयत्न किया कि चित्र तो 2 ही दिए गए थे, लेकिन उन चित्रों के साथ जुड़ी हुई कई सारी ऐसी बातें कि जिनके बारे में हम जितना चाहे उतना वर्णन कर सकते हैं और हम खुद अभिव्यक्त हो सकते हैं। यानी कि उस चित्र से जुड़े हुई कई सारी बातें ऐसी भी है जो चित्र में नहीं है, उसके बावजूद भी हम इन चित्रों को देखकर कह सकते कि नहीं कह सकते। जैसे कि गांव में हमें पशु पालन का व्यवसाय भी देखने को मिलता है, खेत भी देखने को मिलते हैं, उसी प्रकार से शहर में हमें कई सारे कारखाने भी देखने को मिलते हैं। तो ऐसी कई सारी बातें आप जोड़ सकते हैं और जोड़कर भी आपको यह लिखना है। और अगर आपका कोई साथी आपके आस पड़ोस में रहता हो और अगर वह 8वीं में ही अभ्यास कर रहा है, तो आपको उसके साथ भी इस प्रकार से वाद विवाद करना है कि चलो हम दोनों मिलकर इस प्रकार से ये बात करते हैं कि मुझे गांव पसंद है तो मैं उसके उत्तर दूंगा और तुम्हें शहर पसंद है तो तुम्हें उसके उत्तर देना है। और इस प्रकार से हमें अपनी सोच के अनुसार इन प्रश्नों के उत्तर देकर अपनी सोच को विस्तृत करना है। आइए इससे आगे भी आपको एक और प्रश्न दिया गया है जो इस चित्र के साथ जुड़ा हुआ है, उसको देखते हैं और उस प्रश्न का क्या उत्तर हो सकता है या आप क्या देंगे उसके बारे में कुछ समझते हैं। जरा देखिए, इस तालाब का जल पीने योग्य है? अगर आप कहते हैं हाँ तो भी आपको उत्तर देना है क्यों, और अगर आप कहते हैं ना तो भी आपको उत्तर देना है क्यों। विद्यार्थी मित्रों, तो आपने यहाँ पर हमें तर्क सहित किस प्रकार से उत्तर देने चाहिए उसकी कुछ समझ यहाँ पर प्राप्त करने का प्रयत्न किया है। तो आपको ये सारी बातें अच्छी लगी होगी और अब आप इस प्रकार से कई सारे प्रश्नों के बारे में वाद विवाद करेंगे। यहाँ पर वाद विवाद का अर्थ भी आपको समझना है कि हमें लड़ना झगड़ना नहीं है ना। हमें कारण सहित या हमारी जो भी बात सही है उसको स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना है। तो मिलते हैं दोबारा। धन्यवाद।